चलिए, आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। आवाज आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज मिल पा रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हाँ, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। ठीक है। चलिए, आवाज वगैरह आ रही है? आवाज वगैरह आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है। क्लास के अंत में जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपके 2 नंबर की आपकी होगी, मतलब पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, अधूरा मत देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन से कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे। चलिए, बताना है कि कौन सा कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे। यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, 1 को ऑप्शन देना है। चलिए, 1 का ऑप्शन देखिए आपका आ रहा है डी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा, इनमें से सभी अर्थात खराज एवं खुम्स, जजिया एवं जकात, सर्व जो कि आपका सिंचाई कर था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सभी कर आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। दोस्तों बताना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा कि 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, और आपका जवाब देखिए सभी का आ गया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। और इस आंदोलन को तिनकठिया पद्धति आंदोलन का भी कहा जाता है। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, लाजवाब है, इसके लिए डबल स्टार आपको मिलेंगे। मतलब ये संभावित क्वेश्चन है कि आपको मिल सकता है, हर बार पूछा जाता है। 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो करवाया किसने करवाया। 3 को ऑप्शन देखिए आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चंदेल शासकों में धंग और गंड नामक आपके शासकों का उल्लेख मिलता है। ये आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। कहां पर है? एमपी के छतरपुर जिले में ये आपके कह सकते हैं मंदिर मिलेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था। 4 को ऑप्शन देना है। दोस्तों 4 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए, यहां पर दक्षिण भारत की बात कर दिया है ना, और दक्षिण भारत की अगर बात किया है तो चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था। कौन है? विजयालय, विजयालय, विजयालय था। लेकिन विजयालय क्या ऑप्शन में दिया गया है? नहीं दिया गया है। करिकाल, पराकांत, राजाराज। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत में जो चोल राजवंश का संस्थापक था वो विजयालय था। यहां पर जो आपका आंसर आ गया है वो आपका डी नंबर आ गया है। अब काफी लोग यहाँ पर करिकाल लगाए हैं। दोस्तों करिकाल की अगर बात करते हैं, करिकाल है ना, करिकाल ये संगम वंश के समय शासक था। करिकाल जो था ये संगम वंश के समय शासक था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था। यहाँ पर आंसर दोस्तों राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है, और एक बार भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। ऑनलाइन देखते हैं तो ऑनलाइन, और ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन। मैं एक बार सभी लोग जितने लोग हैं, है ना, सब लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और एक बार सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, सब बात। एक बार सभी लोग जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे नहीं, क्लास में काफी बच्चे हैं और पूरा सपोर्ट भी है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। देखिए 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो लगभग सभी के जवाब आ गए हैं। ऑप्शन बी नंबर है। याद रखिए जहांगीर, है ना, जहांगीर ने यह फरमान जारी किया था। आपको याद होगा कि सर टॉमस रो जो कि 1615 में राजा जेम्स प्रथम के दूत बनकर भारत आया था, और जहांगीर ने सूरत में कारखाने स्थापित करने की अनुमति भी दे दिया था। तो ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन आपका है, बताना है कि ऐसा यहाँ पर कौन सा अधिवेशन था जिसमें से आपके अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। 6 नंबर में। तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1919 में हुआ था।
इसमें से बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था और इसके बाद क्या हुआ था 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी 1920 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मतलब अध्यक्षता कभी नहीं की। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाल गंगाधर तिलक ने अध्यक्षता की, नहीं, याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि क्रांतिकारी क्या निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण के आधार पर सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कौन से क्रांतिकारी जिनका अंत हुआ वो कैसे हुआ। एक जतिन दास जी आपके क्रांतिकारी थे, ये इनका जीवन का जो अंत हुआ भूख हड़ताल से हुआ था। किससे हुआ, भूख हड़ताल से, यहाँ पर 2 हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ये मुठभेड़ के दौरान है ना ये आत्महत्या कर लिए थे, जो कि आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। और भगत सिंह की बात करते हैं तो इनको फांसी दी गई थी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और कल्पना दत्त की बात करते हैं तो ये आजीवन कारावास में, तो यहाँ पर देखिए इसका 1 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, 2 3 4 1। देखिए कोई ऑप्शन है 2 3 4 1, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है और आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, 8 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए तात्या टोपे, है ना, याद रखिए जो तात्या टोपे थे इनका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। इसका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 80 नंबर है, ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1661 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। अब दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे कि इसका जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना 9 का ऑप्शन, और 9 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा कि एक आधार अर्थात बेस, क्या एक आधार अर्थात बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके वहां पर हुगली की नदी किनारे एक फैक्ट्री स्थापित किया था। मतलब देखा जाए कि ये क्या है, एक बेस इनको मिल गया था, ठहरने का जगह मिल गया और ठहरने की जगह से अपना फैक्ट्री का व्यापार शुरू कर दिया था। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। सभी को वेलकम है, सभी को वेलकम है, तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं जय हिंद जरूर लिखिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट के आप वीडियो मास्टर वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के, उनको आप देखिए, और टॉपिक वाइज क्लासेज जो आपकी हैं उनको भी देखिए। दोस्तों 1857 ईस्वी की सिपाही विद्रोह नहीं कहा, ये किसने नहीं कहा, ये भैया आपके कार्ल मार्क, जो कार्ल मार्क है इन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को इन्होंने मतलब सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि अपवाह की दृष्टि से, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी अमेजन नदी है, यह अमेजन नदी दोस्तों ये सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र में इसका जो क्षेत्र है बहने के हिसाब से बहुत बड़ा है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। देखिए एक दर्रा है जो कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा, ये है आपका बनिहाल दर्रा। कौन है, बनिहाल दर्रा, ये कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। दोस्तों बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में ये दर्रा आपका जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग भी आपका है। एक सुरंग भी आपने नाम सुना होगा, जवाहर सुरंग। दोस्तों जवाहर सुरंग भी आपके इसी दर्रे में से स्थित है, बनिहाल दर्रे में। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को क्या कहा जाता है। चलिए जवाब देना है कि ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को क्या कहा जाता है। 13 को ऑप्शन लॉक करना है। चलिए बहुत अच्छे, सब बात देखिए, सबके जवाब बिल्कुल सही है। आपका केपलर का नियम है। दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को केपलर का नियम कहा जाता है। दोस्तों केपलर का नियम क्या कहता है कि जो सभी ग्रह हैं, है ना, सभी ग्रह ये सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये जो केपलर थे कहाँ के थे, केपलर थे आपके जर्मनी के, कहाँ के, जर्मनी के गणितज्ञ और प्रसिद्ध खगोलविद थे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे समुद्र में ज्वार भाटे आने का कारण क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ज्वार भाटे उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है कि चंद्रमा और सूर्य की जो आपकी गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण शक्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 14 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिएगा ए और बी दोनों, अर्थात चंद्रमा का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, और दोस्तों याद रखिए पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी का क्या होता है, विकर्षण होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या होता है। काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या होता है।
एक काटो जलाओ कृषि मतलब होता है झूम खेती, याद रखिएगा, इसे झूम खेती कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। झूम खेती क्या होती है आप लोग जानते हैं? झूम खेती एक प्रकार की आदिम प्रकार की खेती अर्थात जनजाति प्रकार की खेती है, जिसमें पहले वृक्ष और वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और भूमि को उपकरणों से साफ करके बीज बो दिया जाता है। तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन डी झूम खेती। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? दोस्तों स्टैगफ्लेशन होता है गतिहीन स्फीति। गतिहीन मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इस स्थिति में कीमतें बढ़ती हैं तथा बेरोजगारी, महंगाई ये अर्थव्यवस्था में अपनी जड़ें जमा लेती हैं। यहाँ पर दोस्तों 16 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, प्रसार के साथ बेरोजगारी। यहाँ पर आंसर है, लॉक करेंगे बी नंबर, प्रसार के साथ बेरोजगारी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, अर्थव्यवस्था में अपनी जड़ें जमा लेती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों जीएसटी परिषद में आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, 33 सदस्य हैं। कितने हैं? 33 सदस्य हैं, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी संस्था है जो कि वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 लॉक किया जाए। वीडियो को भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, देखिए काफी लोग जुड़े हैं, है ना, कितने लोग जुड़े हैं, लेकिन लाइक की संख्या थोड़ा कम है, तो देख लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक करिएगा। सबका सपोर्ट सबका विकास, है ना भाई, हमें भी अच्छा लगता है जब आप सभी का सपोर्ट होता है, आप लोग मेहनत करते हैं, तो सब लोग भाई वीडियो को जरूर लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपका 18 नंबर में लगभग जवाब आया है। दोस्तों ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर ए नंबर है, ये आपका राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1945 में, कब? 1945 में की गई थी। अगर पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो आप जवाब दे सकते हैं क्या? वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ पर? जल्दी से कमेंट करिए, कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है, बिल्कुल सही है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। और ये जो आपका है विभिन्न देशों को विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो दोस्तों ये हैं आपके भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है कि नियत विदेशी मुद्रा की जो दर है वो आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक बदल सकता है, क्योंकि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक होता है और यह भारत का मौद्रिक नीति का निर्धारण भी करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तो आप कहते हैं आरबीआई करती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है तो लैंग्वेज थोड़ा कठिन मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर वित्त आयोग हो जाएगा। सिंपल सी बात, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वित्त आयोग है वो भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने और उनके सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। और अगर हम आपसे पूछें कि वित्त आयोग का जो गठन है वो आपके किसके तहत है, तो वित्त आयोग का गठन 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्षों के लिए होता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स के काफी कठिन क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ पर आइए जो आपके अगले आ गए हैं पॉलिटी से। शिक्षा के अधिकार के तहत 86 संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं कि भैया जो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको फ्री शिक्षा आपकी प्रदान की जाएगी। इसके लिए शामिल किया गया है आर्टिकल नंबर 21 का ए, जो कि ऑप्शन है पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये अधिनियम आया था 2009 में और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ये जो आपका फ्री शिक्षा वाला है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था दोस्तों, है ना। कौन से नंबर का था? तो 86वें नंबर का ये संविधान संशोधन हुआ था। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? वित्त आयोग अपनी जो सिफारिशें हैं वो किसे सौंपता है, जवाब देना है। तो दोस्तों आपका 22 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा कि जो वित्त आयोग होता है अपनी सिफारिश, है ना, ये भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। और वित्त आयोग जो आपका एक संवैधानिक संस्था है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है, तो ये संवैधानिक है। संवैधानिक मतलब होता है जिसका निर्माण भारतीय संविधान के समय ही हुआ हो, और ये आर्टिकल नंबर 280 के तहत इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे?
दोस्तों बताना है कि संविधान निर्माण करते समय जो आपके संविधान निर्माता थे उसके अध्यक्ष पूछा गया है, और अध्यक्ष तो आपके कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाइएगा, भीमराव अंबेडकर मत लगाइएगा, क्योंकि अध्यक्ष पूछा है और अध्यक्ष पूछा है तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है। और अगर आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होता है। मतलब समवर्ती सूची क्या होती है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। अब इस विषय में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच कानून बना रही है, लेकिन इसमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया, द्वंद्व हो गया, आपस में लड़ाई हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में दोस्तों याद रखिएगा कि जो केंद्र का जो कानून होता है वो प्रभावी ही माना जाएगा। जो केंद्र का कानून रहेगा वो प्रभावी रहेगा, अर्थात ये कह सकते हैं कि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। दोस्तों याद रखिएगा, तो इसका जो ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। बताना है कि प्रथम राज्यसभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था। इसका आंसर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब देना है, बेहतर तरीके से जवाब देना है। बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छा प्रयास है। यहाँ पर देखिए सबके जवाब बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं, धुआंधार आ रहे हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए भाई, यहां पर देखिए 25 नंबर का जो ऑप्शन आया है 3 अप्रैल 1952। कोई है ऑप्शन, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट है। याद रखिएगा 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। दोस्तों वहीं पर याद रखिएगा कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के अवकाश में अवकाश कर लेते हैं। इनकी जगह नए सदस्य यहाँ पर चुन लिए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वाहनों के पार्श्व दर्पण मतलब साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। सभी को भैया वेलकम है, सभी को वेलकम है। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे दोस्तों। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं शेयर नहीं है ना, इस बार को बिल्कुल झंडा गाड़ के आना है, तो मेहनत करते रहिए बेहतर तरीके से। दोस्तों यहाँ पर देखिए 26 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये है उत्तर लेंस। मतलब गाड़ी के पीछे जो आपका उत्तर लेंस लगा होता है। दोस्तों याद रखिए जो पीछे की चीजें आपको दिखने को मिलती हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों कोई वाहन आ रहा है तो भैया इसमें होता है उत्तर लेंस, है ना। उत्तर लेंस क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है छोटी दिखाई देती है लेकिन सीधा दिखाई देती है, ठीक है ना। ट्रक होता है तो भी आपके शीशे के अंदर समा जाता है, मतलब शीशे में आप लोग देख सकते हैं, तो वस्तु का आकार छोटा हो जाता है और लेकिन वास्तविक होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी आपके सम्मिलित हैं। दोस्तों ये देखा जाए तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा है, सही तो है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जो आपका है प्राणी जगत का सबसे है, इसमें कीट भी शामिल है। कीटों का बाह्य कंकाल जो काइटिन का बना होता है ना। शरीर खंडयुक्त होता है जो कीटों का होता है। कीटों में 3 जोड़ी मतलब 6 पैर होते हैं, है ना। तो ये आपके आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु की विराम अवस्था को चाल की अवस्था मानी जाती है। दोस्तों 28 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी वस्तु की विराम अवस्था। और जब विराम अवस्था है तो भैया शून्य चाल होगी कि नहीं होगी। सिंपल सी बात है कि जब वो विराम है तो उसमें कोई गति नहीं है, और गति नहीं है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस रहती है। बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में कि ऑप्शन क्या हो जाएगा। कह रहा है आपके अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है। तो भैया आपका देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो हो नहीं सकती है, आर्गन हो नहीं सकती है। अब यहाँ पर हीलियम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। दोस्तों जवाब देना है कि मधुमक्खियों का जो पालन होता है क्या कहलाता है। चलिए एपी कल्चर बिल्कुल सही है। जवाब जिसका आया है एपी कल्चर, डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपसे पूछे पीसी कल्चर, और पीसी कल्चर में क्या होता है, मछली पालन होता है। मछली पालन होता है, मछली, है ना। यहाँ पर सेरी कल्चर में क्या होता है, सेरी कल्चर में आपका रेशम होता है। क्या होता है, रेशम आपका होता है, ठीक है। रेशम का जो कीड़े पालन होता है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, तो टिश्यू कल्चर में होता है ऊतक संवर्धन का, मतलब ऊतक जो होते हैं संवर्धन उनका यहाँ पर होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। जो राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है उसे कहते क्या है। दोस्तों आपको जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश हो जाएगा। और अध्यादेश की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। यहाँ
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचाना है, शुद्ध वाक्य इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ आंसर लॉक करना है। कह रहा है मैं तुमको कुछ कहता है, देखो गलत दिया है, मैं तो आपका गलत दिया गया है, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी नंबर ए बन जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यमुना का पर्यायवाची श्यामा होता है, रवि सुता होता है, कालिंदी होता है, लेकिन जाह्नवी नहीं होता है। अब आप बताएंगे जाह्नवी किसका होता है, जल्दी बताइए। जाह्नवी जो होता है किसका होता है, जल्दी से कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें, जितने लोग जुड़े हैं सबके जवाब आए। बिल्कुल सही है, गंगा है ना। जाह्नवी जो होता है गंगा का पर्यायवाची होता है, याद रखिए गंगा का होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये किस रचनाकार की पंक्ति है और सभी लोग धोखा खा जाते हैं इस पंक्ति में। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये दोस्तों पंक्ति है आपके कबीर दास, लगाइएगा, ऑप्शन बी लगाना है, तुलसीदास मत लगाइए, नहीं तो भैया आपका एक नंबर हम काट लेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा आपके कबीर दास की हमने आपको हिंदी की क्लास में बहुत बार पढ़ाया भी है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बेड़ा पार होना इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। 35 नंबर में बेड़ा पार होना मतलब होता है क्या कि आपने जो योजना बनाई थी वो आपकी योजना के अनुसार वो योजना क्या हो गई, सफल हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर योजना में सफल हो जाना, बेड़ा पार होना ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का सप्तम आयोजन कब हुआ था। चलिए दोस्तों बताना है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ था ये कब हुआ था। दोस्तों 36 का ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है, आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं कि जो 1896 में है ना, 1896 में ये आपका हुआ था दोस्तों, एथेंस में आपके हुए थे, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक नदी के रूप में बंगाल के शोक नदी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बंगाल का शोक नदी कौन सी है, तो ये है आपकी दामोदर नदी। कौन है, दामोदर नदी है, ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्न में से किस राज्य की सीमा है ना, निम्न में से किस राज्य की चीन के साथ सीमा जो आपकी है उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है दोस्तों बताना है, तो आपकी जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, लेकिन भाई उत्तर प्रदेश होगा क्या, नहीं होगा ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया था। दोस्तों बताना है भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण जो किया ये कब किया था। दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका जो आएगा डी नंबर है, याद रखिएगा 1974 में, 1974 जो कि 18 मई को किया था, ये स्वदेशी पहला परीक्षण परमाणु था। और ये कहाँ पर किया गया था, तो आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में किया गया था, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में किया गया था। ऑप्शन जिसका आया डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इनमें से कौन थी। चलिए बताना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आपकी थी तो आशापूर्णा देवी थी, ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, आशापूर्णा देवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पैलेस ऑन व्हील क्या है। दोस्तों पैलेस ऑन व्हील क्या है, तो दोस्तों देखिए ये जो आपकी है राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी नेशनल पार्क और मसई मारा नेशनल पार्क किस महाद्वीप में आपके हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखो सेरेंगेटी नेशनल पार्क है और मसाई मारा नेशनल रिजर्व आपके हैं किस महाद्वीप में है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो आपके हैं आपके अफ्रीका में है, कहाँ पर हैं आपके अफ्रीका, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन ब्रिक का सदस्य नहीं है। बताइएगा कि ब्रिक का जो सदस्य नहीं है आपका इनमें से कौन नहीं है, फटाफट जवाब देना है। दोस्तों ये यहाँ पर रूस भी है, भारत भी है, ब्राजील भी है ना, लेकिन भैया जो आपका क्यूबा है ये क्यूबा है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो 21 मई को हुई थी, क्या 21 मई 1991 को हुई थी। एक आतंकी हमले में तमिलनाडु के
श्री पेरम्बूर में इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। क्या? 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ गया है, कह रहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी यहाँ पर बताना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पूछा गया है, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो आपका जो पोर्ट ब्लेयर है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर इसका आंसर राइट हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। क्लियर है भैया? क्लियर है? सब कुछ बढ़िया है। ये समान जागरूकता में दिया गया है, जो हम आपको लास्ट में पढ़ाते हैं वो आपका सिलेबस का ही पॉइंट होते हैं और इन पॉइंट को आपको पढ़ा देते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो पाए। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। याद रखिएगा कि जो संसद है ये संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसदीय शासन प्रणाली जो कि अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि संविधान के भाग 5 में, क्या? संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक जो आपके हैं वो संसद के गठन, उनकी संरचना, उनकी प्रक्रिया, उनकी शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है जो कि राज्यसभा और निम्न सदन होता है जो कि आपका लोकसभा होता है, ये आप लोग जानते हैं। अब आते हैं यहाँ पर राज्यसभा। देखिए राज्यसभा की संरचना का उल्लेख जो आपका है आर्टिकल नंबर 80 में, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि राज्यसभा का अनुच्छेद कितने में? 80 में आपका है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 आपकी निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य जो होते हैं राज्यों से होते हैं, अन्य संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और दोस्तों याद रखिएगा ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो आर्टिकल नंबर आपका 80 के फर्स्ट के तहत होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। अगला आपसे दिया गया है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। बिल्कुल इजी टॉपिक आपका है, बिल्कुल पढ़ेंगे तो आराम से समझते चले आएंगे। देखो यार राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है। याद रखिएगा राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, क्योंकि आपसे पूछेगा 4 साल 5 साल, ये सब आपको नहीं होगा, कभी भंग नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 89 के फर्स्ट के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 89 के तहत। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उप सभापति चुनते हैं जो कि अनुच्छेद 89 के सेकंड के तहत। अगला आपसे दिया गया है लोकसभा के बारे में। दोस्तों लोकसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 81 में। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी 543 है। इसमें से 524 राज्यों से और 19 जो आपके हैं केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या पूछेगा कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या ये 84 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं, ये अनुच्छेद 330 में दिया गया है। ये जो अनुच्छेद 330 है वेरी वेरी एमपी है, ये पूछा भी गया है कि कौन से अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में यहाँ पर दिया है, तो आपका 330 इसका पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत बार आईएमपी पूछा गया है। अगला दिया है कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक है कि वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, है ना, भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यहां पर आगे बढ़िए। अगला पॉइंट दिया गया है कि लोकसभा एक अस्थायी सदस्य है। क्या? लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है। हमने ये पॉइंट को कई बार चीख कर बताया है कि भैया जो आपका लोकसभा है इसको कौन भंग कर सकता है, तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही कर सकता है, सलाह पर कर सकता है। याद रखिए लोकसभा का जो कार्यकाल है वो दोस्तों याद रखिए 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष को होता है कार्यकाल। और अगला दिया गया है कि आपातकाल के समय, ये पॉइंट को समझिएगा कि आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो कि 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब कि लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष होती है, अगर आपातकाल आ जाता है तो वहां पर क्या होता है 1 साल और बढ़ा सकते हैं, मतलब 6 वर्ष हो सकता है। क्लियर है? चलिए अगला देखो यहां पर पॉइंट दिया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। दोस्तों याद रखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है? उत्तरदायी। ये पॉइंट आपसे पूछेगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से होती है।
यहां पर देखिए लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 1/10 होती है, मतलब 55 सदस्य होंगे तभी क्या चलेगा, वो आपके कह सकते हैं मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो कोरम संख्या होती है 1/10 होती है, ठीक है ना। तो लोकसभा राज्यसभा। अब आइए यहां पर विधानसभा। दोस्तों यहां पर विधानसभा की अगर बात करते हैं तो विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ठीक है। विधानसभा जैसे कि आपका लोकसभा होती है उसी हिसाब से राज्यों में विधानसभा, तो विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया जाता है। याद रखिएगा कि आर्टिकल 170 में क्या है, विधानसभा के बारे में दिया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अगर दोस्तों याद रखिए विशेष स्थिति में राज्य जो राज्यपाल होता है वो विधानसभा को 1 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो विधानसभा है इसको 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है कौन, जो राज्य का राज्यपाल होता है, जब कोई विशेष स्थिति आती है तब। वहीं पर अगला पॉइंट दिया गया है कि विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए याद रखिए न्यूनतम आयु कितनी, 25 वर्ष होना चाहिए। अगला दिया गया है विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। याद रखिए इस पॉइंट को नोट करिएगा कि विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। यह भी पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि अपवाद स्वरूप दोस्तों गोवा मिजोरम में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं, है ना। याद रखिएगा होना कितनी चाहिए, न्यूनतम 60, लेकिन याद रखिए गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं, सिक्किम में आपकी 32 सीटें हैं। याद रहेगा। आगे बढ़िए। अगला पॉइंट दिया गया है कि विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनाव करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष ही करता है। दोस्तों यहां पर विधानसभा कंप्लीट हुआ। अब अगला है यहां पर विधान परिषद। यहां पर देखो दिया गया है कि अनुच्छेद 169, क्या 169 दोस्तों याद रखिएगा, पहले था 170, अब आपका 169, ठीक है ना। मतलब जो विधानसभा 170, विधान परिषद 169। संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। याद रखिएगा कि जो विधान परिषद होता है इसका भी संसद के द्वारा विधान परिषद का गठन और विघटन कर सकती है, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थिति मत देने से सदस्यों में कम से कम 2/3, मतलब अगर 2/3 बहुमत मिल जाते हैं तो भैया विधान परिषद को भी हम लोग रद्द कर सकते हैं। अगला दिया गया है क्या कि विधान परिषद या राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती है। याद रखिएगा जहां पर विधान परिषद जो दिया गया है तो विधान परिषद में जो संख्या होती है विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आपको होना चाहिए। विधान परिषद एक आपका स्थायी सदन है या कभी भंग नहीं होता है, ठीक है ना। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक सभापति और एक उपसभापति यहाँ पर चुनते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। कुल मिला के दोस्तों आपका जो समान जागरूकता है ना उसमें से आपका एक क्वेश्चन हमेशा पॉलिटी का आ जाता है। किसमें, समान जागरूकता में। 5 क्वेश्चन तो आपको आते ही आते हैं, है ना, लेकिन समान जागरूकता में स्पेशल टॉपिक ये दिया गया था। हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिस करिए, लेकिन किताब का सहारा मत छोड़िए। किताब ही आपका सहारा है और किताब ही आपको लक्ष्य तक ले जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा बहुत कम लग रही है ना। जितने लोग आप जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।